राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर का दौरा आज संपन्न हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के अमृतसर में डेरा राधा स्वामी प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में श्री ढिल्लों के समाज सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास अनेक सामुदायिक सेवा प्रयासों में अग्रणी हैं। इस दौरान उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास के कम्युनिटी किचन का दौरा किया और दूसरों की सेवा में समर्पित लोगों को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 146 योजनाओं का शिलान्यास और 106 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करीब 12,000 लाख की परिसंपत्तियां भी लाभुकों के बीच बांटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ के रजरप्पा मैदान में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार उत्साह का माहौल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 14 नवंबर के बाद ये योजना खत्म, ये कार्यक्रम खत्म। ये उसके बाद भी चलेगी। ये योजनाएं जो हम लोगों ने बनाई है, पेंशन भी बढ़ता रहेगा, धोती साड़ी भी बढ़ता रहेगा, छात्रवृत्ति भी बढ़ता रहेगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन भी चलता रहेगा, पशुधन योजना भी चलता रहेगा। सभी योजनाएं, ये हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया है 1 महीने का। उसके बाद भी ये योजना आपके लिए चालू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान, श्रमिक, महिलाओं, युवाओं और सभी जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। योजनाओं का गठरी बनाकर आपके गांव में, आपके पंचायतों में पहुंचाने का काम किया। मैं ये आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि पहले जहां लोग कार्यालयों का चक्कर काटकर थक जाते थे, अब स्थितियां बदल गई हैं और लोगों को उनके घरों और द्वारों तक सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक आवेदनों का निष्पादन हो। तो हमें प्राप्त हुआ है लगभग 31 लाख आवेदन हम लोगों को मिल चुका है और 31 लाख में 20 लाख आवेदन ऑन द स्पॉट उसका समाधान कर लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं रखने और उनका निष्पादन करने का मंच भी प्रदान हो रहा है। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विधायक ममता देवी और अंबा प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,723 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 मामले सक्रिय हैं।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कुष्ठ रोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत योही सासाकावा आजकल भारत में हैं और वो झारखंड के कुष्ठ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग ना तो अभिशाप है और ना ही यह बीमारी के संपर्क में आने से होता है, बल्कि कुष्ठ रोग का निदान समुचित इलाज से संभव है। योही सासाकावा ने आज रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग ना ही भगवान का अभिशाप है और ना ही यह इससे बीमार के संपर्क में आने से होता है। कुष्ठ रोग का निदान संभव है और वक्त पर इसका समुचित इलाज से इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में झारखंड में सहिया दीदियों के प्रयासों की काफी सराहना की। श्री सासाकावा ने कहा कि कुष्ठ से प्रभावित रोगी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बीमारी और समाज की बनाई दूरी की वजह से वे काम नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार और समाज को इनकी मदद और हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मैं भारत खासकर पूर्वी क्षेत्रों में बहुत सालों से कुष्ठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। 2018 में मुझे गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सहयोग और प्रोत्साहन को मैं भुला नहीं सकता। श्री सासाकावा जापानी मूल के व्यक्ति हैं जो लगभग 40 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित हैं। भारत में भी कई स्थानीय संस्थाओं के साथ जुड़कर कुष्ठ रोगियों के निदान के वास्ते इन्होंने काफी कुछ किया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की छापेमारी आज दूसरे दिन भी राज्य के कई इलाकों में जारी रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी और आईटी विभाग की टीम ने इन ठिकानों से कई दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। चर्चा है कि टीम को नकदी भी मिली है, जिसकी गिनती जारी है। कल कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी शुरू हुई थी और यह सिलसिला आज भी चलता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा येन केन प्रकारेण निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार के बारे में बताते हुए कहा कि इससे जनता में एक अलग तरह का उत्साह है और उन्हें लग रहा है कि जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुआ वह अब आसानी से हो रहा है। मुख्यमंत्री को ईडी के समन के बारे में उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया और इसके पीछे भाजपा का हाथ बताया। चतरा में मिड डे मील की गुणवत्ता पर बच्चों ने सवाल उठाते हुए मध्याह्न भोजन का बहिष्कार किया है। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बेलगड्ढा के छात्रों ने मिड डे मील को खाने से इनकार कर दिया है। स्कूल के बच्चों का कहना है कि मिड डे मील में कोई क्वालिटी नहीं होता। यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता है और मैडम को बोले तो मैडम बोलती है जब बैग में साज के ले जब चावल और घर में रोटी बनाकर खाना। 2-3 बार हुआ है। आंखों दिखा हमको बोलते लगभग मारिए देंगे। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय के बच्चों ने पिछले कई दिनों से मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर रखा है। स्कूल के अध्यक्ष कन्हैया साव ने बच्चों की नाराजगी को स्वीकार किया है। पीएस और यूपीएस विद्यालय
और मध्य विद्यालय में तो 1 to 8 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ हमारे शिक्षक भी हैं। चतरा के जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच कर परेशानी का निदान किया जाएगा। बाद में देखे कि चावल मतलब है कि नहीं सिझा हुआ है, अच्छा नहीं बना हुआ है। हम बोले कि चावल अच्छा नहीं बना हुआ है, ऐसा क्या है कि बच्चा लोग नहीं खाएगा। बच्चा 9 बजे स्कूल आता है यहाँ पे और 3 बजे यहाँ जाता है। इसके बीच में बच्चा लोग भूखे प्यासे छोटा बच्चा। स्कूलों में एक वक्त का भोजन दिए जाने से एक साथ कई समस्याओं का निदान हो रहा था, लेकिन इस तरह के ढूलमूल रवैये से इसके सफलता पर सवाल उठने लगा है। चतरा से अशोक तुलस्यायन की रिपोर्ट। सीसीएल स्थापना दिवस के मौके पर रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय सभागार में आज सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीसीएल के स्थापना दिवस पर सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में कोल इंडिया का लक्ष्य 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का है। इसी के अनुरूप सीसीएल ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें 18% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना होगा। कोयला प्रोडक्शन किया है, इस बार 700 मिलियन टन का है, अगला साल 760, उसके बाद 870 है, उसके बाद 1000 मिलियन टन। हम लोगों को एनुअल ग्रोथ रेट अभी 18% का करीब हम लोग करने से ही 135 में हम लोग 4-5 साल में पहुंचेंगे। सीएमडी ने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय का निर्देश है कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी एरिया के जीएम को इसका पूरा पालन करने को कहा। जो बीच में एक्सीडेंट्स कम होते गया, बट इस साल मैं आप लोगों का सबका सहयोग से और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय में सुरक्षा में हम लोग कहीं भी कोई कमियां नहीं रखें और इसको ऊपर विशेष ध्यान रहे। निदेशक तकनीकी योजना बी साई राम ने अपने संबोधन में कहा कि कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन हमें अभी से इसकी मजबूत नींव तैयार करनी होगी। इस वर्ष को हम एक आधारशिला वर्ष मान लें, क्योंकि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उसका भविष्य, उस बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद जितनी अच्छी होगी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए सीसीएल कर्मियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रिका का लोकार्पण किया गया। सीसीएल परिवार के बच्चों द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने आज बोकारो जिले में जल छाजन के तहत कसमार प्रखंड के दुर्गापुर में क्रियान्वित योजनाओं का जायजा लिया। बाद में उन्होंने पेटरवार के बुढ़नगोड़ा में निर्मित मनरेगा पार्क के लाभुकों से सचिव संवाद किया और उन्हें जल छाजन की महत्ता एवं विकास में इसकी भूमिका की जानकारी दी। एनआईटी जमशेदपुर के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान आज कुल 1037 छात्रों को डिग्रियां बांटी गई। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। एनआईटी जमशेदपुर के 12वें दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच डिग्रियां वितरित करने के बाद टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आने वाला 30 वर्ष विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमारी टेक्नोलॉजी ही हमें आगे रख सकती है। लर्निंग, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, और ये भी एक बात है कि बहुत सोचा कि 2030 के बाद जो जॉब्स है, मेनी ऑफ द जॉब्स डोंट एग्जिस्ट टुडे। कैसे आप अपना स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके कंटिन्यूअसली आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द माइंडसेट हैज टू बी वेरी डिफरेंट। इस दौरान आरएसबी के निदेशक ने इनोवेशन सेंटर का 50% खर्च उठाने की घोषणा की। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, तभी आपकी डिग्री सही मायने में सफल मानी जाएगी। RSB is willing to invest 50% of the cost of that innovation. दीक्षांत समारोह के दौरान एनआईटी के निदेशक ने नए कोर्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान में इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशनल मैकेनिकल की पढ़ाई
14 नवंबर से शुरू हो रही है। प्रोग्राम एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एडवांस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Apart from it, the institute has been recognized as a host institute for implementation of the incubation component under MSME Innovative Scheme. जिन बच्चों को डिग्रियां मिली वे काफी उत्साहित नजर आए। गोल्ड मेडलिस्ट दिव्यांशी अग्रवाल ने दूरदर्शन के साथ अपनी खुशियां साझा की। मैं अपने प्रोफेसर्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पूरे गाइडेंस में और अभी करेंटली मैं अमेज़न में जॉब कर रही हूँ। मेरा दीक्षांत समारोह के दौरान संस्थान के प्रथम बैच के छात्र 42 वर्षीय प्रफुल्ल पाणिग्रही भी मौजूद थे। आज 1037 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। उनमें 2 छात्राओं को गोल्ड और 23 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल मिला। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस खूंटी के केवीके में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3-4 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक सवेरे में धुंध रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 18.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का एक सपना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में पशुधन संसाधनों की बड़ी भूमिका है। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया समन राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। माले विधायक ने कहा कि राज्य की जनता केंद्र सरकार के इन हथकंडों को स्वीकार नहीं करेगी और न ही इनसे भ्रमित होने वाली है। रांची घर से भागी नाबालिग लड़की को नन्हे फरिश्ते टीम ने रांची रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया है। बाद में नाबालिग लड़की को रांची सीडब्ल्यूसी के आदेश के अनुसार प्रेमाश्रय रांची को सौंप दिया गया। डीसी नैन्सी सहाय ने शुक्रवार को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन का विकल्प चयन करने या नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर्मचारी सेवा पोर्टल पर शुरू की जा चुकी है। नवनिर्मित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन एवं प्रबंधन ने राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए की मांग ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने के लिए किया है, लेकिन राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए की मदद नहीं मिलने पर हजारीबाग सांसद ने डीएमएफटी फंड से इसे बनाने की घोषणा की है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज जन आक्रोश रैली निकालकर केंद्र के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सरकारी तंत्र का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकारी तंत्र का गलत उपयोग कर राज्य सरकार को हटाना चाहती है। जेएसएलपीएस कोडरमा के सभी 25 संकुल स्तरीय संघ का निबंधन हो चुका है। इस उपलब्धि के अवसर पर आज डीआरडीए के सभागार में उनका सम्मान समारोह का आयोजित करते हुए उनके बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। साहेबगंज जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने 3 नवंबर की देर शाम मुफसिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज के समीप एनएच पर कार्रवाई करते हुए एक ड्राइवर सहित स्टोन चिप्स लदे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया। जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है।
इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है। लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। स्वच्छता अभियान 2.0 सफलता की नई इबारत गढ़ रहा है। इसके जरिए न सिर्फ कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिल रही है, बल्कि सरकार को भी आमदनी हो रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियां किस प्रकार रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वच्छता अभियान 2.0 की भारत सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिर्फ कबाड़ के निपटारे से 364 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है, जबकि 88 लाख वर्ग फुट को कचरा मुक्त बनाने में भी कामयाबी मिली है। सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की समीक्षा के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभियान की सफलता की जानकारी दी। Nearly 88 lakh square feet of space cleared, which you can imagine would be substantial, and nearly 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Sorry, 1 lakh. Yeah. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. 2 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। 8,734 सांसदों के मामलों के जवाब दिए गए और 883 नियमों को सुगम बनाया गया। वहीं 54.50 लाख फाइलों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान रेलवे, जहाजरानी, संचार समेत अनेक मंत्रालयों ने अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में पैनापन लाने की कोशिश की। विशेष स्वच्छता अभियान का मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था, बल्कि संचिकाओं का निष्पादन भी था, जो वर्षों से लटके पड़े थे। जनहित के मुद्दों को आम जनता से कनेक्ट कर सरकार ने इस स्वच्छता अभियान के दौरान उन लटके पड़े कामों को निपटाने की भी कोशिश की, जो आम जनता से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। कैमरामैन मोहित और एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। T20 विश्व कप में कल भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला मेलबर्न में होगा। यह मैच टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर टीम जीतती है तो वह अपने ग्रुप में 8 अंकों के साथ टॉप पर आ जाएगी। एमसीसी ग्राउंड पर आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का 34वां जन्मदिन मनाया गया। अभ्यास सत्र के दौरान कई लोग उनको देखने आए और उन्हें चीयर किया। विराट ने भी उन्हें थम्स अप कहा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला होने जा रहा है रविवार को। सुपर 12 का भारत का आखिरी मुकाबला। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए जीतना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, अगर वो जीतती है तो टॉप पर आ जाएगी अपने ग्रुप पर 8 अंकों के साथ। टीम इंडिया ने एक दिन पहले शनिवार को मैदान पर खूब पसीना बहाया। सभी तकरीबन प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, 1-2 गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो फील्डिंग में आए थे प्रैक्टिस करने। लेकिन सबसे अहम बात क्या रही आज? सबसे अहम बात ये रही कि विराट कोहली का जन्मदिन है। वो 34 साल के हो गए हैं। मैदान पर आए, उन्होंने प्रैक्टिस की, बैटिंग करने आए, उन्होंने खूब पसीना बहाया। और अच्छी बात ये रही कि खूब लोग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जो प्रैक्टिस नेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी लोग प्रैक्टिस देखने आ सकते हैं। तो विराट कोहली को वो देखने आए, उन्होंने खूब विशेस दी, उनको यही कॉल चल रही थी, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। और अच्छी बात ये रही, देखिए हम जैसे कल भी कह रहे थे कि काफ़ी काम और काफ़ी कंपोज दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली इस टूर में, इस टूर्नामेंट में। और विराट कोहली ने उनको थैंक यू भी बोला, थम्स अप दिखाया, उन्होंने थैंक यू भी बोला दूर से। अच्छी बात ये रही कि मीडिया ने उनके लिए केक मंगाया,
और वो केक काटने आए। बहुत बड़ा जेस्चर है विराट कोहली की तरफ से। वो आए, वो बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बात भी करी हम लोगों से। उन्होंने ये कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बड़ा केक मैं कुछ दिनों में और काटूं। हालांकि वो वर्ल्ड कप जीतने की ओर संकेत दे रहे थे। तो विराट कोहली काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अफ्रीकी देश मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। सूखा, जंगल में आग लगना और तूफान आने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों से दुनिया की लगभग आधी आबादी चपेट में है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP27 आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहा ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों और चेतावनियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 5 नवंबर साल 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज ही के दिन भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दिया। इसके साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता हासिल हुई। मंगलयान ने मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ कई सफल अनुसंधान भी किए। 5 नवंबर साल और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा संपन्न। अंतिम दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और सफलता की कहानी लिखने वाली महिलाओं से किया संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 250 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। करीब 12,000 लाख की परिसंपत्ति का वितरण। ईडी और इनकम टैक्स की आज लगातार दूसरे दिन भी राज्य में जारी रही छापेमारी। कई अहम दस्तावेज और नकदी मिलने की सूचना। और एनआईटी जमशेदपुर के बार में दीक्षांत समारोह में 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बांटी गई डिग्रियां। वक्ताओं ने युवाओं से जॉब क्रिएटर बनने की अपील की।